फार्माकोविजिलेंस पढ़ने से पहले मैं थैलिडोमाइड ट्रेजेडी के बारे में आपको बता देता हूँ। ये ट्रेजेडी हुई कब थी? 1962 में हुई थी। क्या हुआ था? प्रधानमंत्री वृक्ष आयुष योजना कब आई? मई 2020 में आई। फॉर कल्टीवेशन एंड हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट। कैसे मेडिसिनल प्लांट को कल्टीवेट करें और फिर उसको कैसे हम उसको हार्वेस्ट करें। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर गौरव मेहरा एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज आयुर एस्पायरेंट्स। आप सभी से उम्मीद है कि आपने अभी तक एनएमपीबी से पीछे पीछे का सारा पढ़ लिया होगा। इसके बाद हम आगे से स्टार्ट करेंगे। नहीं पढ़ा है तो मैंने 2 वीडियो डाली हुई हैं, वो जाके देख लीजिए। एंड देन अब स्टार्ट करेंगे हम CISM पढ़ेंगे, NIIMH, देन ICMR, देन CSIR, सबके बारे में देखेंगे। हम डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए बातें कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है और किसके साथ MOU करने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को क्या फ़ायदा होगा। इसलिए मेरा बेसिक मोटो यही है कि एक बार समझ में आ गई चीज़ें, देन इट इज़ ईजी टू लर्न। ओके, चलिए NCISM क्या है? मैंने आपको बताया था CCM जब नलीफाई हुआ, अब देन NCISM आया। कब आया था? जून 2021 में। इसका फंक्शन में लिखे हुए हैं, ये सारे इसके फंक्शन है, देखने की ज़रूरत नहीं है। बस इसका मेन काम क्या था? रेगुलेटिंग मेडिकल इंस्टीट्यूशन एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, इसकी वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो कुछ इस तरह का लोगो मिलेगा आपको NCISM का। चलिए, फुल फॉर्म याद रखना है, नेशनल कमीशन है यहाँ पे, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज। आप जब बहुत सारी वेबसाइट खोलते हैं ना तो लिखा हुआ आता है कि ये वेबसाइट NIIMH के द्वारा डेवलप्ड है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ई चरक या ई निघंटू गूगल पे सर्च करेंगे, देन आपको जो भी वेबसाइट खुल के आएगी सामने, गूगल का पहला जो रिजल्ट होगा आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो जो वेबसाइट है ना वो डेवलप इसी ने कर रखी है। ठीक है, इसी इंस्टीट्यूट के द्वारा वो डेवलप्ड है। एक बार आप चेक कर लीजिए, थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएंगे, इजी होगा याद करना और लंबे समय तक उसको रिटेन रखना। थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं, दोबारा से वही काम है, तभी चीजें समझ में आती है जब थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में पता हो। तो सबसे पहले क्या था कि जो हमारा मेडिकल सिस्टम था ना, उसमें मेडिकल सिस्टम तो एक चल रहा था, लेकिन अभी एक दिक्कत ये थी कि हमारा जो एंशियंट मेडिकल सिस्टम है, मतलब एंशियंट मेडिकल जो नॉलेज है, बुक्स हैं या फिर जो भी हेरिटेज वाली चीज़ें हैं जिसको बचा के रखना था, तो सबसे पहले उसको सेफ रखने के लिए इस्टेब्लिश हुआ डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। जो मेडिसिन की जो हिस्ट्री है उसके लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया गया मेडिकल कॉलेज के अंदर ही, आंध्र मेडिकल कॉलेज के अंदर। ठीक है, जो कि विशाखापट्टनम में था 1956 के अंदर। सभी डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज के अंदर सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऑर्थो, ENT, मेडिसिन, ऐसे ही एक डिपार्टमेंट हुआ करता था हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। ठीक है, ये कब था? 1956 में था। और कौन से मेडिकल कॉलेज के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया? सबसे पहले आंध्रा मेडिकल कॉलेज विशाखापट्टनम में। फिर हुआ क्या कि इसकी ज़रूरत थोड़ा थोड़ा मेडिकल कॉलेज को ना हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन की ज़रूरत थोड़ा कम दिखने लगी कि ये हमारे मेडिकल कॉलेज में ना ही हो, इसके लिए एक सेपरेट एंटिटी बना देनी चाहिए। इसलिए ये धीरे धीरे ट्रांसफ़र होता गया और फाइनली ये CCRS के अंडर में आया। तो सबसे पहले ट्रांसफ़र हुआ टू हैदराबाद इन दिसंबर 56 में ही, इसी साल इस्टेब्लिश हुआ और उसी साल दिसंबर में ये हैदराबाद ट्रांसफ़र हो गया। फिर ये हैंडेड ओवर टू द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR को हैंड ओवर कर दिया गया 1969 में, और उसका नाम बदल के रख दिया गया इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। ठीक है, यहाँ पर भी ये लोग नहीं रुके, ICMR ने भी इसको अपने पास नहीं रखा। उसके बाद इन्होंने सोचा कि ये ट्रेडिशनल मेडिसिन में जाना चाहिए, यानी कि आयुर्वेदा, होम्योपैथी जहाँ पर आता है, ट्रेडिशनल मेडिसिन जहाँ पर आती हैं उन लोगों को दे देना चाहिए। इसलिए केम अंडर सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा एंड सिद्धा, दैट इज CCRS। ठीक है, तो ये 1979 में CCRS को मिल गया। ओके, अब इन्होंने हैदराबाद में ही है ये, लेकिन इसकी जो अथॉरिटी है एक तरीके से किसके अंडर में काम करता है, तो ये अब CCRS के अंडर में काम करता है। ये रहा ना, आपने पहली लाइन देखी होगी CCRS में, तो बस उसी के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है। आगे चलते हैं। स्पेशलाइज्ड, किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है ये? मेडिको हिस्टोरिकल लाइब्रेरी है ये, जिसमें कि 10,384 बुक्स से ज़्यादा इनके पास डेटा है, और लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी भी है इनके पास, और 448 बुक्स इनमें इनके पास बहुत रेयर बुक्स हैं जो कहीं पर भी नहीं मिलती हैं, वो यहाँ पर मिलती हैं। जिसने नहीं किया वीडियो को पोस्ट करके एक बार सर्च करें, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा तुरंत से। ई निघंटू कर लीजिए या ई चरक कर लीजिए, पहला या दूसरा आएगा, NIIMH नाम से लिंक आएगा, उसको खोल के देखिएगा तो आपको वहाँ पे सारा डेटा, जो डिजिटलाइजेशन फॉर्म है ना हमारी एंशिएंट आयुर्वेद की, वो सारी आपको वहाँ पर मिलेगी। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की, क्यों बनाया गया। मेडिकल नॉलेज को, मेडिकल हिस्ट्री को स्टूडेंट्स के, टीचर्स के और पब्लिक के बीच में प्रमोट करने के लिए इसका स्टैब्लिशमेंट किया गया। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि प्रमोट करना रिसर्च इनटू द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। पहले हमने डिपार्टमेंट बना दिया और अब धीरे वो आज इंस्टीट्यूट की फॉर्म ले चुका है। तो अब इंस्टीट्यूट की फॉर्म तो ले लिया है, लेकिन प्रमोशन भी इसका काम है, उस इंस्टीट्यूट में प्रमोट करना रिसर्च को। ठीक है ना, प्रमोट रिसर्च इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। एंशिएंट, मिडिवियल और मॉडर्न जो पीरियड के अंदर जो मेडिसिन की हिस्ट्री थी उसके ऊपर रिसर्च करना, उसको प्रमोट करना।
ठीक है। और इनका एक जर्नल भी पब्लिश होता है जिसका नाम है जर्नल ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज, JIMH, जिसने अभी तक 41 वॉल्यूम्स पब्लिश कर दिए हैं और उसके अंदर 736 आर्टिकल्स अब तक पब्लिश हो चुके हैं। तो इनके जर्नल का नाम याद रखना। जर्नल पिछली बार आया था इसलिए जर्नल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन इस जर्नल को ईजी है याद रखना, JIMH। एमएच यानी कि मेडिकल हेरिटेज, और मेडिकल हेरिटेज वर्ड ही किसमें आया है, NIIMH। सिंपल है। ये जो इंस्टीट्यूट है ये CCRS के अंडर में आता है। स्टैब्लिश हुआ 1956 में। पहले नॉर्मल मेडिकल कॉलेज के अंडर में था, फिर ICMR के अंडर में आया, देन CCRS के अंडर में आया। इसका काम क्या है, एक डिजिटल लाइब्रेरी या फिजिकल लाइब्रेरी को क्रिएट करके और अपने इंस्टीट्यूट में रखना, बहुत सारी रेयर बुक्स को, हिस्टोरिकल जो बुक्स हैं मेडिकल की, ठीक है, उनको बचा के रखना इसका काम है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट करना नॉलेज को, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन को, रिसर्च को प्रमोट करना, और पब्लिश करते हैं एक जर्नल। चलिए आगे चलते हैं। अब ICMR देख लेते हैं एक बार। इन सब चीजों को जो मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं इन सब चीजों को आगे जाके मैं कोरिलेट करूंगा, आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा थोड़ा देखते चलें। अभी 2 मिनट लगेंगे आपके, 3 मिनट लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये बॉडी क्यों है हमारे इंडिया में और क्या इसका काम है। तो चलिए आगे चलते हैं। ICMR 1911 में स्टैब्लिश हुआ। ICMR इंडिया की एपेक्स बॉडी है फॉर मेडिकल बायोमेडिकल रिसर्च में। इसका क्या काम है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कंडक्ट, कोऑर्डिनेट एंड इम्प्लीमेंट मेडिकल रिसर्चेज, ठीक है। जो भी मेडिकल रिसर्च हो रही है उसको कंडक्ट कराना, उसको कोऑर्डिनेट करना और उसको इम्प्लीमेंट करना इसका काम है। इसका काम एक और है कि बेनिफिट करता है सोसाइटी को थ्रू पब्लिक हेल्थ सॉल्यूशन प्रोवाइड करके, ठीक है। ये मेडिकल फील्ड में जो भी रिसर्चेज होती हैं उसको पब्लिकली कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, पब्लिक हेल्थ के लिए, पब्लिक हेल्थ सॉल्यूशंस के लिए कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ये काम है इसका ICMR का, ठीक है। ये करता है ट्रांसलेट इनोवेशंस इनटू प्रैक्टिकल प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल आपने कोई रिसर्च कर ली है, अब रिसर्च करने के बाद मार्केट के अंदर लाना है प्रोडक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक हेल्थ। ओके, आपने रिसर्च कर ली लेकिन उसके ऊपर कोई प्रोडक्ट ही नहीं बना, बस एक पेपर वर्क कर लिया है कि हाँ हमने ऐसे ऐसे रिसर्च की है, इस मेडिसिन का इस डिजीज में ये काम है, उस मेडिसिन ये टेक्निक भी हो सकता है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिसिन से ही हम पब्लिक हेल्थ को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, टेक्निक से भी कर सकते हैं। अब आपने बता तो दिया कि शिरोधारा से हेडेक में आराम मिलता है, माइग्रेन के पेशेंट को आराम मिलता है, लेकिन उस शिरोधारा को करना क्या इजी है, इट इज पॉसिबल टू डू एट होम, क्या हम इसमें पोर्टेबल चीज बना सकते हैं। तो वो काम एक रिसर्च को ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेट इनोवेशंस इनटू प्रैक्टिकल प्रोडक्ट्स। ओके, तो अब वो शिरोधारा का यंत्र को, शिरोधारा की जो टेक्निक है उसको कैसे पोर्टेबल बनाया जाए कि वो इजीली पब्लिक हेल्थ में यूज़ किया जा सके, ठीक है। अभी फिजिबल नहीं होता है कि घर पर कोई इंसान शिरोधारा कर पाए, तो उसका ये काम है, ICMR का ये काम है कि इन सब चीज़ों को, रिसर्च जो पेपर पे हुई हैं उनको ट्रांसलेट करना इनटू प्रैक्टिकल प्रोडक्ट्स। ओके, इंट्रोड्यूस इनोवेशन इनटू पब्लिक हेल्थ, वही मैं जो बोल रहा था। मान लीजिए रिसर्च कर ली, उसको ट्रांसलेट कर लिया, अब उस जो ट्रांसलेटेड जो गैजेट बन के आया आपके पास उसको इंट्रोड्यूस करना इन पब्लिक हेल्थ सिस्टम में, ठीक है। ICMR प्रेस्टिजियस एंड द ओल्डेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी इन द वर्ल्ड। आगे चलते हैं। कोलैबोरेट्स विद मेडिकल इंस्टीट्यूशन, रिसर्चर्स, गवर्नमेंट बॉडीज। चलिए ICMR हो गया, आगे चलते हैं CSIR, ठीक है। दोनों में डिफरेंस, एक बार मेन डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं कि जो ICMR है ना वो सिर्फ बायोमेडिकल रिसर्च में डील करता है, ठीक है, लेकिन जो CSIR है वो साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्चेज में काम करता है और इसका वाइड रेंज है रिसर्च फील्ड का। ओशिनोग्राफी, जियोफिजिक्स, केमिकल एंड ड्रग्स, जीनोमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, माइनिंग, एरोनॉटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसकी देखी जाए तो नेशन वाइड 37 लैब हैं और 39 आउटरीच सेंटर्स। इसके पास अभी तक 1132 यूनिक पेटेंट्स इन फोर्स में हैं एंड 140 पेटेंट्स कमर्शलाइज्ड हो चुके हैं। अगर बात करें एशिया में 7th रैंक है इस इंस्टीट्यूट की, इस काउंसिल की, इस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, और इंडिया में नंबर 1 पर है ये, लीडिंग द कंट्री इन R&D एफर्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट, ठीक है। और अगर हमारे मतलब की बात करें तो वो ये है कि कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टू डेवलप TKDL, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि CSIR और ICMR दोनों का एक अपना अपना इंपॉर्टेंस है और दोनों, इन तीनों को मिला के, दैट इज CCRAS, ICMR, दैट इज अर्लियर वन, एंड दिस इज CSIR, इन तीनों को मिला के गोल्डन ट्राइंगल बनता है। सभी टीचर आपको पढ़ाते होंगे गोल्डन ट्राइंगल इज द अमलगमेशन ऑफ 3 इंस्टीट्यूट और द MOU बिटवीन 3 इंस्टीट्यूट। क्या है ये गोल्डन ट्राइंगल, किसी ने नहीं बताया होगा। अब आयुष का
CSIR का और ICMR इन तीनों का एक जगह मिलन हो रहा है, एक जगह MOU हो रहा है, तो आपको इससे एक आइडिया तो लग रहा होगा ना कि कहाँ पे जाना चाह रहे हैं हम आयुष डिपार्टमेंट को, या CCRS किस तरफ जा रहा है। ठीक है, किसी न किसी इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं, रिसर्च की तरफ जा रहे हैं, कुछ जो रिसर्च हुई उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो पब्लिक हेल्थ के लिए बेनिफिट हो। मतलब कि जो भी रिसर्च आयुर्वेद में होती है हम उसको एक इम्प्लीमेंटेड रूप देना चाह रहे हैं। ठीक है, एक अभी तक हल्का हल्का आपको आइडिया लग गया होगा। इससे पहले पढ़ने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ इन्होंने करके TKDL को डेवलप किया है। और ये TKDL मैंने कब बताया था, 2001 में स्टार्ट हुआ। क्यों हुआ? प्रिवेंशन ऑफ पेटेंट्स ऑन नॉन ओरिजिनल इन्वेंशन। सब चीज डिटेल में है, डिटेल में इन द सेंस आपको समझाते हुए मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं, सो दैट आगे इन फ्यूचर भी आप ना भूलें। और अगर बाई चांस ऐसा होता है कि एग्जाम में कुछ ऐसा टर्म आ जाए कि उसका आंसर ना लग रहा हो, तो ये सारी चीज अगर आप बैकग्राउंड में आपको ये सारी स्टोरीज पता है, ये आपको हिस्ट्री पता है, तो आप उसका आंसर लगाने में सक्षम होंगे। चलिए आगे चलते हैं। बेसिकली CSIR is a cutting edge R&D knowledge base. Extensive patents and collaboration are driving India's progress in science, technology, and innovation. Its contributions are invaluable in shaping the nation's future in various domains, from healthcare to industry. ठीक है, CSIR आपको समझ में आ गया होगा, सो डोंट वरी। ये है बात। इस चीज को पढ़ाने के लिए मैंने आपको उन तीनों चीज का बताया कि CSIR क्या है और ICMR क्या है और CCRS, गोल्डन ट्राइंगल पार्टनरशिप, एडवांसिंग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, बिटवीन कोलैबोरेशन किसके बीच में है? ये CCRS, ICMR एंड CSIR। ऑब्जेक्टिव क्या है? सेफ, इफेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, डेवलपमेंट ऑफ न्यू आयुर्वेदिक एंड प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट। ठीक है ना, कुछ नया डेवलप कर रहे हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश है। इसीलिए हमने यानी कि CCRAS ने इन दोनों के साथ कोलैबोरेशन किया। ठीक है, मैकेनिज्म फॉर अफोर्डेबल डोमेस्टिक मार्केट एक्सेस, यूटिलाइजिंग एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज फॉर ग्लोबल एक्सेप्टेंस, IPR पोटेंशियल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट टू अट्रैक्ट नेशनल मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज। बेसिकली ये जो GTP है, गोल्डन ट्राइंगल पार्टनरशिप पायनियरिंग आयुर्वेदिक रिसर्च एंड इनोवेशन, इसका एक टैगलाइन है टुगेदर फॉर अ हेल्दियर फ्यूचर, क्योंकि इसमें ICMR और CSIR भी आ गया, इसलिए टुगेदर फॉर अ हेल्दियर फ्यूचर। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। TKDL बहुत ही जरूरी, एज ए स्टूडेंट, एज एन एस्पायरेंट of AIAP GED और एज एन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर वी हैव टू नो अबाउट द TKDL। बहुत जरूरी है ये TKDL के बारे में हम सभी को जानना। चलिए इस बारे में देख लेते हैं क्या है। ये सेटअप किया गया था 2001 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द कोलैबोरेशन ऑफ CSIR। ठीक है, टू प्रोटेक्ट ट्रेडिशनल नॉलेज। ओके, हाउसेस वास्ट ट्रेडिशनल नॉलेज ऑन मेडिसिन, एग्रीकल्चर, आर्ट, ETC। TKDL एक ऐसा हाउस है जिसके अंदर ट्रेडिशनल नॉलेज मेडिसिन की, एग्रीकल्चर की, आर्ट्स की और योगा की, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ की जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो इसके अंदर अवेलेबल है। यानी कि ये प्लेटफॉर्म बनाया गया टू पुट ऑल द ट्रेडिशनल नॉलेज ऑन ए प्लेटफॉर्म so that every patent office of the world can get access of this TKDL platform, so that any biopirated patents cannot be patented by the offices, complies information from ancient texts and public domain resources। ठीक है, आगे चलते हैं। डिजिटल डेटाबेस है accessible to the patent examiner worldwide। ये एक डेटाबेस है जो कि वर्ल्ड के बहुत सारे पेटेंट ऑफिस से एक्सेसिबल है, सो दैट जो TKDL पर इंफॉर्मेशन है उस चीज को वो एक्सेस कर पाए और ये देख पाए कि ट्रेडिशनल नॉलेज में इंडिया की कहीं ऐसा तो नहीं कि जो जिसने पेटेंट के लिए अप्लाई किया है, कोई प्रोडक्ट, कोई इनोवेशन, कोई फॉर्मुलेशन, वो ऑलरेडी वहां पर मौजूद तो नहीं है। इसलिए वर्ल्ड के डिफरेंट पेटेंट ऑफिसेस में इसका एक्सेस है। और ये संस्कृत, अब ऐसा तो नहीं है क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो संस्कृत के अंदर है बेसिकली, तो संस्कृत के अलावा 6 लैंग्वेजेस में, जिसमें से कि जर्मन, जापानीज भी लैंग्वेजेस हैं, फ्रेंच, इन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करके इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज को इस TKDL प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया है और उस प्लेटफॉर्म का एक्सेस वर्ल्ड वाइड दिया गया है टू प्रिवेंट बायोपायरेसी, सेफ गार्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। मैं वही बोल रहा हूँ आपको बार बार, ये लाइन्स भी वही आपको बार बार बता रही हैं। प्रमोट करता है प्रिजर्वेशन ऑफ एंशिएंट कल्चरल हेरिटेज को, ठीक है, इंक्लूड्स ट्रेडिशनल नॉलेज फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज, एनकरेजिंग क्रॉस कल्चर कोलैबोरेशन फॉर नॉलेज प्रोटेक्शन। ठीक है, इट कंटेन्स अबाउट 34 million pages of information on traditional knowledge existing in India। ठीक है ना, अंडरस्टैंडेबल बाय पेटेंट एग्जामिनर एट इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिस। समझ में आया? वही है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बेसिकली बायोपायरेसी को या पेटेंट जो कि गलत पेटेंट हो जाते हैं, अनइंटेंशनली कोई पेटेंट ऐसा हो जाता है कि पेटेंट ऑफिस को नहीं पता होता कि किसी ट्रेडिशनल सिस्टम में ऐसा कुछ बताया हुआ है, तो उस चीज को रोकने के लिए TKDL प्लेटफॉर्म का यूज हुआ। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। 1995 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी ने क्या किया कि जो टर्मरिक की वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी के लिए रिसर्च वगैरह की और US पेटेंट ऑफिस में बोल दिया कि हमें इसका पेटेंट चाहिए, सो दैट इस
टर्मरिक को उसका सेल या डिस्ट्रीब्यूशन कोई और ना कर पाए, और यूएस ने उसको वो पेटेंट दे भी दिया। एट लास्ट बहुत सारी जद्दोजहद के बाद सीएसआईआर ने, ठीक है ना, जो अभी हमने पढ़ा, सीएसआईआर ने ये क्लेम किया कि इट इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ इनोवेशन, ये हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज में ऑलरेडी वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी बताई हुई है, सो यू कैन नॉट पेटेंट दिस काइंड ऑफ नॉलेज। तो बहुत सारे पैसे, बहुत सारा ऑफिस वर्क, पेपर वर्क, बहुत सारा टाइम इस चीज़ को देना पड़ा, इस ऐसे पेटेंट को बचाने के लिए देना पड़ा, इसीलिए टीकेडीएल जैसा प्लेटफॉर्म बना, सो दैट कोई भी ट्रेडिशनल नॉलेज की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक प्लेटफॉर्म पर रहे, डिफरेंट लैंग्वेज में रहे, सो दैट एट द टाइम ऑफ सच डिफिकल्ट सिचुएशन वी कैन शो दैम कि ये हमारा ऑलरेडी मैंशनड है हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम में। और इसके बाद एक और मैं बताऊं आपको, एक नीम पेटेंट आया था यूरोपियन पेटेंट ऑफिस में, तो उसमें नीम ऑयल का यूज करते थे फंजीसाइड, एज अ फंजीसाइड, तो उसका भी पेटेंट के लिए अप्लाई किया गया था। इसीलिए इन सब चीजों को रोकने के लिए वो टीकेडीएल आया, समझ रहे हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ था बासमती राइस के साथ भी, ठीक है। एक आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे क्या काम करती है चीज। ऐसा कुछ भी हुआ था, बासमती राइस, नीम ऑयल एंड टर्मरिक। आगे चलते हैं, फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस पढ़ने से पहले एक बार आपको मैं बता देता हूँ फार्माकोविजिलेंस का जो वर्ड का मतलब है वो क्या है। फार्मा इज इक्वल टू ड्रग, कोम इज टुगेदर एंड विजिलेंस मीन्स वॉचफुल, उस पर नजर रखना, ठीक है। जो ड्रग्स है उस पर नजर रखना, इसका क्या मतलब हुआ। फार्माकोविजिलेंस पढ़ने से पहले मैं थैलिडोमाइड ट्रेजेडी के बारे में आपको बता देता हूँ। ये ट्रेजेडी हुई कब थी, 1962 में हुई थी। क्या हुआ था इसमें एक बार वो जान लेते हैं। जो थैलिडोमाइड थी मेडिसिन, वो फर्स्ट मार्केटेड की गई थी 1957 में, कहाँ पर, वेस्ट जर्मनी में। अब ये जो मेडिसिन थी वो डेवलप की गई जर्मनी के अंदर और बेची भी जर्मनी में गई, और जहाँ की अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग पार्ट में भी बेची गई, लेकिन जर्मनी के अंदर बेसिकली ये हुआ था। तो प्राइमरीली इस मेडिसिन को एज अ सेडेटिव और हिप्नोटिक के तौर पर लिया गया और प्रिस्क्राइब किया गया, और फिर बाद में ये क्लेम भी किया गया कि दिस मेडिसिन इज आल्सो टू क्योर एंजाइटी, इंसोम्निया, गेस्ट्राइटिस एंड टेंशन। अब ये सब चीजें तो पता लगी कि थैलिडोमाइड से ऐसे ऐसे ये चीजें क्योर की जा सकती हैं, तो उसके बाद इसका यूज बढ़ने लगा, ठीक है। इट वॉज यूज अगेंस्ट नोजिया, नोजिया में भी देने लगे, टू ईज मॉर्निंग सिकनेस प्रेग्नेंट वुमेन में। प्रेग्नेंट वुमेन में जो मॉर्निंग सिकनेस होती है, नोजिया जैसा होता है, उसमें भी ये काम करने लगी दवाई, और उनमें भी देने लगे, और इतना नॉर्मल हो गई ये दवाई कि ये ओवर द काउंटर मिलने लगी जर्मनी के अंदर, ठीक है ना। आप जाइए मेडिसिन की शॉप पे या फार्मेसी पे, आप इजीली अवेलेबल थी। तो उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ा जर्मनी को। शॉर्टली आफ्टर द ड्रग वाज सोल्ड इन जर्मनी, बिटवीन 5000 टू 8000 पेशेंट वर बोर्न विद फोकोमेलिया, यानी कि माल फॉर्मेशन ऑफ द लिम्ब। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेबी के हैंड, लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब नहीं है, डिफॉर्मिटी है वो, अपर लिम्ब में जो डिफॉर्मिटी है वो आपको दिख रही होगी, ठीक है। देन ओनली 40% ऑफ दीज चिल्ड्रन सर्वाइव, और इसमें से 40% जो चिल्ड्रन है वो सर्वाइव कर पाए। थ्रू आउट द वर्ल्ड अबाउट 10,000 केसेज वर रिपोर्टेड, पूरे वर्ल्ड में लगभग 10,000 केस रिपोर्ट हुए, और उनमें से सिर्फ 50% केस ही सर्वाइव कर पाए। ये सारी डिफॉर्मिटीज हुई जस्ट बिकॉज कि फार्माकोविजिलेंस जैसी चीज नहीं थी बाद में, तो ये चीज इतने ग्रॉस लेवल पे नहीं जाती अगर तब फार्माकोविजिलेंस होता। फार्माकोविजिलेंस में बेसिकली हम क्या करते हैं, मॉनिटरिंग एंड असेसिंग द सेफ्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आफ्टर द मार्केट इंट्रोडक्शन। जो थैलिडोमाइड थी वो मार्केट में आ चुकी थी, यानी कि जिस कंपनी ने मेडिसिन बनाई थी उसने रिसर्च करके ही तो बनाई होगी, लेकिन हुआ क्या, जब ग्रॉस लेवल पे या बड़े लेवल पे वो मेडिसिन गई तो नहीं समझ में आया कि उसका प्रेगनेंसी पर भी कुछ इफेक्ट होगा या नहीं होगा। अगर फार्माकोविजिलेंस तब होता तो रिपोर्ट हो जाती कि इस मेडिसिन का ये साइड इफेक्ट है, या फिर इस मेडिसिन को लेने के बाद ये दिक्कत आती है, तो ये शायद इतने बड़े लेवल पे नहीं होता थैलेडोमाइड ट्रेजेडी, ठीक है। इसीलिए फार्माकोविजिलेंस आया। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडीआर, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है एडीआर की, नॉट अपेरेंट ड्यूरिंग प्री मार्केटिंग क्लिनिकल ट्रायल, जो कि प्री मार्केटिंग क्लिनिकल ट्रायल के अंदर हमें नहीं पता लगती, उन एडवर्स ड्रग रिएक्शन को आइडेंटिफाई और इवैल्यूएट करने के लिए फार्माकोविजिलेंस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। ये 3 टायर में काम करती है। मैं बेसिकली अभी आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ, यानी कि आयुष सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 3 सिस्टम में 3 स्टेप पे काम करती है। एक नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर जो कि टॉप पर होगा, देन इंटरमीडिएरी फार्माकोविजिलेंस सेंटर, आईपीसी बोलेंगे इनको, ये 5 हैं। ये एक है जो टॉप पर है, वो एक है, ये 5 है नेशन वाइड, एंड देन पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर, दैट इज पीपीसी। दीज आर 42 आयुष इंस्टीट्यूट्स विद क्लिनिकल फैसिलिटीज अलॉट, ठीक है। अगर बात करें एनपीसी यानी कि नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर में, तो ये डेजिग्नेटेड है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली को, ठीक है। आईपीसी जो है उसके जो नीचे हैं जो 5 इंस्टीट्यूट हैं, गिवन टू द 5 नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुष, और जो पीपीसी है बेस ऑफ द फार्माकोविजिलेंस नेटवर्क है, वो पीपीसी है जो बेस में है, और उसमें 42 आयुष इंस्टीट्यूट्स हैं विद क्लिनिकल फैसिलिटीज। यानी कि अगर कोई ऐसी एडवर्स रिएक्शन आती है, ड्रग एडवर्स रिएक्शन आती है, एडीआर आता है, तो सबसे पहले नियर बाय पीपीसी पे जाएगी वो चीज, देन उसके बाद आईपीसी, एंड देन फिर एनपीसी, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एक टर्म आती है
सिडिस्को, ये अभी नहीं, जब आप एमडी करेंगे तो फर्स्ट ईयर के पेपर में आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने को मिलेगा, लेकिन मुझे यहाँ पे ये बताना था तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। सिडिस्को एक नेशनल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हल्का सा याद रखना, जरूरत नहीं है वैसे तो याद करने की, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक नेशनल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, इसकी फुल फॉर्म है सिडिस्को, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक केस की बात कर लेते हैं। आयुर्वेदा स्टडीज सजेस्ट दैट कांचनार गुगलू एंड पुनर्नवा मंडोर हैव इंड्यूस्ड लीवर इंजरी ऑन प्रोलॉन्ग्ड यूज। ये स्टडीज में पता लगा कि कांचनार गुगलू और पुनर्नवा मंडूर अगर लंबे समय तक यूज करेंगे तो लीवर इंजरी होती है। ठीक है, अब ये कैसे पता लगा? ड्यूरिंग द रिसर्च ये हमें नहीं पता लगेगा, क्योंकि रिसर्च को लंबे समय तक नहीं किया जा लंबे समय तक किया जा सकता है, लेकिन बेसिकली रिसर्च में ये सब चीज़ें नहीं सामने आई, लेकिन बाद में जब प्रोलॉन्ग यूज़ करने लगे तो फार्माकोविजिलेंस के थ्रू ये पता लगा कि इससे लीवर इंजरी होती है। ठीक है ना, कितना ज़रूरी है आप क्लिनिकली, फॉर एग्जाम्पल आप क्लिनिक पे बैठे हैं और आपको भी कुछ ऐसा एडीआर मिलता है, यू कैन रिपोर्ट योर नियरेस्ट पीपीसी, आईपीसी और डायरेक्टली एनपीसी। ठीक है ना, इसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्म है, आपको वो भरना है और सब कुछ डिटेल्स हैं आपको नेट पे मिल जाएंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी कुछ होता है। दूसरा, ग्लाइसाराइजा ग्लेब्रा को इंडिकेट है हमारे आयुर्वेद में, हम देते भी हैं सोर थ्रोट में, कफ में, लेकिन अगर नॉन जुडिशियली यूज करते हैं तो इट कैन कोज हाइपोकैलेमिक नेफ्रोपैथी, एमनोरिया और हाइपरटेंशन। ये सब चीज़ें भी हमें फार्माकोविजिलेंस के थ्रू ही पता लगा। अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रहा है या फिर ये जो वर्क है आप लोगों के लिए किया हुआ पसंद आ रहा है, तो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब आयुर एस्पायर। इट विल बी ह्यूज मोटिवेशन टू अस टू क्रिएट सच काइंड ऑफ वीडियोज फॉर यू। आगे चलते हैं। ओके, ये एक्चुअली मेरे ही फ्लोर पे, एक्चुअली हमारा डिपार्टमेंट जिस फ्लोर पे है उसी फ्लोर पर फार्माकोविजिलेंस का जो नेशनल एनपीसी सेंटर है, नेशनल फार्माकोविजिलेंस कोऑर्डिनेशन सेंटर, वो हमारी ही फ्लोर पर है। ठीक है, मैंने उसकी फोटो डाल दी है। ये कॉरिडोर है और ये ऑफिस है फार्माकोविजिलेंस का। चलिए अब चलते हैं। ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट, GAII, कहाँ पर हुआ? गांधीनगर गुजरात के अंदर हुआ, अप्रैल 2022 के अंदर हुआ। इंटरनेशनल गेस्ट का नाम आप मुझे बताएंगे। ठीक है, मैं कंट्री का नाम बताऊं या ना बताऊं? चलिए, कंट्री का नाम भी आप ही बताएंगे, कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट थे, उनका नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप देख के बताएंगे ना और लिख देंगे तो आपको याद रहेगा, और हो सकता है इस बार आ जाए क्वेश्चन। आगे चलते हैं। ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन एस्टेब्लिश हुआ, कहां पर? जामनगर के अंदर। द फर्स्ट एंड ओनली सेंटर ऑफ इट्स काइंड इन जामनगर गुजरात, अनाउंस्ड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO। कौन है? टेड्रोस। विद विजन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर इंप्रूविंग ग्लोबल हेल्थ। ठीक है, समझ में आया इसका विजन क्या है इसको स्टैब्लिश करने का? ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर इंप्रूविंग ग्लोबल हेल्थ एंड अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ठीक है, और इसमें 4 चीज अनाउंस करी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। फर्स्ट इज आयुष वीजा, सेकंड इज आयुष मार्क, थर्ड इज नेटवर्क ऑफ आयुष पार्क्स एंड आयुष आहार। आयुष आहार के बारे में आपने देख लिया होगा, वो आयुष आहार का लोगो है, एक बार उसको देख लेना, आप पूछ सकते हैं कि किसका लोगो है। ठीक है, कुछ ऐसा है, एक बार नेट पे आप आयुष आहार लोगो सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। वीजा, एक कैटेगरी फॉर फॉरेन नेशनल्स कमिंग टू द इंडिया टू सीक आयुष थेरेपी। किसी फॉरेनर्स को आयुष थेरेपी या आयुष ट्रीटमेंट चाहिए तो उसके लिए आयुष वीजा इंट्रोड्यूस किया गया। आयुष मार्क इंट्रोड्यूस फॉर द आयुष प्रोडक्ट्स टू इंश्योर द एडहेरेंस टू आयुष स्टैंडर्ड्स एंड मेंटेन गुड क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आयुष प्रोडक्ट्स को आयुष मार्क दिया जाएगा। ठीक है, आयुष पार्क का एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा टू एनकरेज प्रमोशन, रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयुष प्रोडक्ट्स नेशन वाइड। ठीक है, आयुष आहार, अ न्यू कैटेगरी टू फैसिलिटेट प्रोड्यूसर्स ऑफ आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड आयुर्वेदिक कांग्रेस अभी हुई थी कुछ दिन पहले ही, तो उसमें 3 नेशनल इंस्टीट्यूट के सैटेलाइट इंस्टीट्यूट इंट्रोड्यूस किए गए। ठीक है, इनोग्रेट किए गए। होम्योपैथी का इंस्टीट्यूट जो कि नरेला के अंदर एस्टैब्लिश हुआ, यूनानी का गाजियाबाद के अंदर हुआ, और आयुर्वेद का गोवा के अंदर। ये 3 सैटेलाइट इंस्टीट्यूट 3 इंस्टीट्यूट के हैं, लेकिन अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, दैट इज NIA का नेशनल इंस्टीट्यूट जो आएगा वो होगा पंचकुला हरियाणा के अंदर। ठीक है, आप मुझे ना इनके जो ओरिजिनल इंस्टीट्यूट्स हैं, फॉर एग्जांपल जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, इसका ओरिजिनल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? वो दिल्ली के अंदर है। यूनानी का बेंगलोर के अंदर है। आप मुझे होम्योपैथी का, और इसका तो सभी को पता है ना, ये जयपुर। आप मुझे होम्योपैथी का नेशनल इंस्टीट्यूट बताएंगे जो जिसका ये सैटेलाइट इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, याद रहता है। ठीक है, अभी जो अगस्त के अंदर अभी ये होने वाला है, फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय WHO एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट गांधीनगर। सेम उसी जगह पर 17 तारीख से 18 तारीख 2 दिन के लिए ये समिट होने वाला है अभी अगस्त के अंदर। आप लोगों में से बहुत सारे, सभी इंस्टीट्यूट के UG PG इंस्टीट्यूट्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स इन्वाइटेड थे, तो हम वहाँ पर गए थे। तो
उसकी एक फ़ोटो है जो मैंने डाल दी है, ठीक है। ये इन्विटेशन कार्ड था, यहाँ पर हमने फ़ोटो ली थी और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस टाइम पे लेक्चर देते हुए, भाषण देते हुए अपना, और सर्बानंद सोनोवाल ने हमारा जो काउंटर था वो भी विजिट किया था, जो हमने वहाँ पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की तरफ से जो काउंटर बनाया गया था वहाँ पर, ठीक है। आगे चलते, आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट, व्हाट इज इट? एक्चुअली आयुष ग्रिड क्या है? ये सभी आयुष के अंदर जो भी प्लेटफॉर्म है, अलग अलग डिफरेंट जो भी आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर, उन सबका डिजिटलाइजेशन करना, ठीक है। कौन कौन से 6 फंक्शन एरिया कवर्ड हुए हैं इसके अंदर? हेल्थ सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर में, एजुकेशन, रिसर्च, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिसिनल प्लांट और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इन सबको डिजिटलाइज करने का मिशन ही आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट, ठीक है। इसका फंक्शन वही मैं बता रहा हूँ आपको, डिजिटाइजेशन ऑफ ऑल आयुष सेक्टर फंक्शनैलिटीज, एप्लीकेशंस डेवलप्ड फॉर डेटा एक्सचेंज एंड इंटरऑपरेटिबिलिटी, इंटीग्रेशन विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल एप्लीकेशन, ठीक है। किस किस मिनिस्ट्रीज के बीच में एमओयू के थ्रू हो रहा है? ये एमओए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बीच में एमओयू हुआ है फॉर दिस आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट, ठीक है। इट इज फॉर एडवांसिंग आयुष सेक्टर विद टेक्नोलॉजी। आगे चलते हैं, एनएएम बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए, एज एन आयुर्वेदिक स्टूडेंट आपको पता ही होना चाहिए। नेशनल आयुष मिशन, ये कब आया? जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आती है, तुरंत आते ही इन्होंने ये लॉन्च किया, दैट इज 15 सितंबर 2014 को इन्होंने लॉन्च किया। कौन से 5 ईयर प्लान में लॉन्च हुआ? ये 12th 5 ईयर प्लान के अंदर लॉन्च हुआ, ठीक है। आप मुझे बताएंगे टोटल कितने 5 ईयर प्लान्स हैं? ये अभी यूपीपीएससी के अंदर पूछा गया था, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा हेल्थ केयर स्कीम कौन से 5 ईयर प्लान के अंदर आई है और अभी टोटल कितने 5 ईयर प्लान हैं। तो आप एक बार सर्च करके मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कौन सा 5 ईयर प्लान अभी एक्टिव है, ठीक है। इट इज ए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम विच मीन्स द फंडिंग इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। द मिशन टू प्रमोट ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन कलेक्टिवली नोन एज आयुष, मतलब आयुष को प्रमोट करने के लिए, आयुष यानी कि ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए नेशनल आयुष मिशन है, ठीक है। इसमें सभी इंक्लूड है, आयुर्वेदा से लेके होम्योपैथी। क्या ऑब्जेक्टिव थे? प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज टू द पॉपुलेशन, स्ट्रेंथन एजुकेशन एंड रिसर्च इन आयुष सिस्टम, प्रमोट कल्टीवेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, इंटीग्रेट आयुष विद मॉडर्न हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर, इंटीग्रेशन एलोपैथी और आयुष का, ठीक है। रेज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स। और क्या काम है इसका नेशनल आयुष मिशन का? फर्स्ट वन इज इंप्रूविंग Ayush education and establishing colleges, offering financial assistance to state and union territories for Ayush development. Ayush development के लिए state और union territories को financial aid provide करना. To preserve, promote Indian traditional medicine system and provide holistic healthcare services to the citizen. आप स्कीम्स के बारे में पढ़ते हैं, आयुष स्कीम्स कौन कौन सी हैं अभी, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, फर्स्ट इज आयुर्ज्ञान स्कीम, सेकंड इज आयुष स्वास्थ्य योजना। आयुर्ज्ञान स्कीम का टर्म था 2021 से 25 तक है, यानी कि फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, सॉरी आयुष। दो कंपोनेंट हैं इसके, फर्स्ट इज कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सीएमई इन आयुष एंड सेकंड इज रिसर्च एंड इनोवेशन, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आगे चलते हैं, आयुष स्वास्थ्य योजना, इसका क्या काम था? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू एलिजिबल पर्सन टू एस्टैब्लिश और अपग्रेड देयर फंक्शन एंड फैसिलिटीज फॉर रिसर्च वर्क। रिसर्च वर्क के लिए अपनी फैसिलिटीज को अपग्रेड करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट इस योजना के अंदर है। टू सपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एडवांस्ड स्पेशलाइज्ड आयुष मेडिकल हेल्थ यूनिट इन रेपुटेड आयुष एंड एलोपैथिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है, अपग्रेडेशन ऑफ आयुष इंस्टीट्यूशन। आगे चलते हैं, थर्ड इज चैंपियन सर्विस सेक्टर्स टू एनहांस मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया, यानी कि चैंपियन से याद रखना, जो चैंपियन है वो टूरिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। CSSS चैंपियन सर्विसेज सेक्टर स्कीम, इट इज चैंपियन इज रिलेटेड टू टूरिज्म। आगे चलते हैं, सेंट्रल स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन आयुष, टू प्रमोट, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन आयुष, टू प्रमोट स्ट्रेंथन अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट अबाउट आयुष सिस्टम, टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल प्रमोशन, डेवलपमेंट एंड रिकॉग्निशन ऑफ आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी। ये इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ, आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना, नाम से पता लग रहा है औषधि की गुणवत्ता और उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए, टू एनहेंस इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड एक्सपोर्ट ऑफ traditional medicine, to facilitate adequate infrastructural and technological upgradation to increase the manufacturing capability and exportation of traditional medicine, ठीक है। बेसिकली ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर वो कैपेबिलिटीज इंट्रोड्यूस करना जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके और एक्सपोर्ट हो सके, ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है। सिक्स्थ इज CP ग्राम। CP ग्राम ये सिस्टम है, कोई इसमें आयुष से रिलेटेड नहीं है, ये जस्ट एक ग्रीवेंस रेडरेस मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि उमंग ऐप के ऊपर चलती है, ठीक है। इट इज अ सिंगल पोर्टल कनेक्टेड टू ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स, यानी कि उमंग एक ऐप है, उसके अंदर सारे ही मिनिस्ट्रीज हैं, किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर आपको अगर ग्रीवेंस डालनी है तो CP ग्राम है, ठीक है। Every ministry and state have role-based access to the system. CP Gram is also accessible to the citizen through standalone mobile application downloadable through Google Play Store and mobile application integrated with
उमंग, ठीक है, सुना भी होगा आपने, ये शायद देखी भी होगी, या बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डाउनलोड भी कर रखी होगी, ठीक है। 7th इज प्रधानमंत्री वृक्ष आयुष योजना, कब आई? मई 2020 में आई, फॉर कल्टीवेशन एंड हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट, कैसे मेडिसिनल प्लांट को कल्टीवेट करें और फिर उसको कैसे हम उसको हार्वेस्ट करें। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मैंने बताया था एक आपको, और एक बताया था गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, तो ये गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के अंदर आता है। आपके लिए 2 क्वेश्चन है, व्हाट इज नोन फॉर आर्मचेयर सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और मुझे आयु 64 के अंदर जितनी भी हर्ब्स हैं उनके नाम और उनका बोटेनिकल नेम, ये 2 चीजें आप मुझे बताएंगे। आप सर्च करेंगे, आपको समझ में आएगा, तभी आपको याद रहेगा। 5 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने 4 लिख रखे हैं, लेकिन बहुत सारे हैं, 18-19 प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, सबके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। सो डोंट वरी, मैं आपका सिलेबस ये जो आयुष जीके का है विद इन 2 और 3 डेज खत्म करा दूंगा, और आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर आप कहोगे तो मैं एक सबका समराइज व्यू में एक वीडियो और लेके आ जाऊंगा जस्ट बिफोर द एग्जाम, तो जस्ट स्टे ट्यून। अगर वीडियो आपको सही लगी हो, पसंद आई हो, इतनी सारी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। सो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एडमिट कार्ड जल्दी ही आ जाएगा, परेशान होने वाली उसमें कोई बात ही नहीं है, ठीक है। जब भी आएगा तो ऐसा नहीं है कि आप रह जाओगे, उसका एक पीरियड होता है, मैंने आपको बताया था, तो उसके लिए बेफिक्र रहिए। जैसे ही आएगा मैं भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, एंड ये तो आपको सब्सक्राइब करना ही है। थैंक यू सो मच।